हाँ जी बच्चों, हमारा सरफेस टेंशन वाला टॉपिक चल रहा था। उस सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड लिक्विड कॉन्टैक्ट। इनमें कॉन्टैक्ट कैसा होता है कि जब कोई लिक्विड जो है सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या घटना होती है, कैसे बिहेव करता है। तो देखिए मैं बहुत सारे डायग्राम बनाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक कंटेनर है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसमें मैंने कोई लिक्विड भर दिया, राइट। अब आप देखिए, हमने कहा था कि लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स करता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। देखो एडहेसिव फोर्स हमेशा यही लगता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल जो इस दीवार के जस्ट कांटेक्ट में है, कंटेनर की दीवार के कांटेक्ट में है, इस पर एडहेसिव फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स, करेक्ट। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ इधर इतने एरिया में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, देखिए एक बात ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल है, इसको दीवार ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दीवार ने अपनी तरफ जो अट्रैक्ट किया उसे हमने एडहेसिव फोर्स बोला। कौन सा फोर्स बोला? एफ एडहेसिव, करेक्ट। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर तो एयर है, इधर तो एयर है भैया, इधर लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है पूरा। ये लिक्विड के अंदर कितने मॉलिक्यूल है? बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो इस एक मॉलिक्यूल को जो कि दीवार के एडजेसेंट में है उसको लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, इसे कहेंगे हम एफ कोहेसिव, एफसी। एफसी माने कोहेसिव फोर्स। सर्टेनली दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, क्योंकि वो हमेशा मिडल में आता है 45 डिग्री। ये जो एफसी है इसके मैं दो कंपोनेंट कर देता हूं, एक इधर कंपोनेंट करूंगा दैट इज एफसी cos 45 यानी एफसी अपॉन रूट 2, एक कंपोनेंट मैं इधर करूंगा, दिस इज एफसी अपॉन रूट 2। ये कंपोनेंट हो गए। अब मैं आपसे दो तीन तरह की बातें करूंगा। सबसे पहले तरह की मैं बात करता हूं, नंबर 1, व्हेन fc upon root 2, fc upon root 2 is greater than fa। अब सोचिए क्या होने वाला है, fc upon root 2 is greater than fa, मतलब कोहेसिव फोर्स का जो इंपैक्ट है, कोहेसिव फोर्स का जो इफेक्ट है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो देखिए हालात ऐसे बनेंगे, हालात ऐसे बनेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हालात इस तरह से बनेंगे, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है साहब, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड इज ट्राई टू कम क्लोजर टू लिक्विड एंड इट विल गो अवे फ्रॉम दी सॉलिड्स। तो इसका मतलब ये हुआ एफसी ज्यादा इधर की तरफ है ना, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर। तो ये लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर से थोड़ा दूर होंगे। इस तरह से ये जो सरफेस बनेगी इसको कहेंगे कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। जब जब एफ सी अपॉन रूट 2 इज ग्रेटर देन एफ ए, तब तब ये कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस बनेगा। कौन सा सरफेस बनेगा? कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, राइट, ओके। दूसरी बात है, अगर एफ सी अपॉन रूट 2 लेस देन एफ ए हो जाए, लेस देन एफ ए हो जाए, तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। जब एफ सी अपॉन रूट 2 लेस देन हो जाएगा तो इसका मतलब अब एफ ए ग्रेटर है, एफ ए डोमिनेटिंग है। जब एफ ए डोमिनेटिंग है तो सीन ऐसा बनेगा, सीन ऐसा बनेगा, करेक्ट। इसे कहेंगे कॉन्केव लिक्विड सरफेस, कॉन्केव लिक्विड सरफेस, करेक्ट। हाँ जी। तीसरा केस है, अगर एफ सी अपॉन रूट 2 इक्वल टू एफ ए हो जाए तो क्या बनेगा? तो फिर ये सीन ऐसा बनेगा, एकदम बैलेंस बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा, है ना। तो दिस विल बी प्लेन लिक्विड सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब कोहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, जब जब कोहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा तो लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स बनेगी। जब जब कोहेसिव फोर्स लेस डोमिनेटिंग होगा, एडहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, तब तक कॉन्केव सरफेस बनेगा। और जब दोनों बराबर अफेक्ट करेंगे, बराबर असर करेंगे, तो क्या बनेगा? प्लेन सरफेस बनेगा, ठीक है
अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लिखेंगे थीटा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को थीटा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे। मैं इसको कह रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, तो देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इट इज एंगल between, it is angle between tangent line, between tangent line on the liquid surface, ध्यान दीजिए, it is angle between tangent line on the liquid surface at point of contact. It is angle between tangent line on the liquid surface at point of contact, with solid, and solid surface, measured inside the liquid, आप थोड़ा सा इस बात को इलेबोरेटली समझने की कोशिश करें। इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन ऑन द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड एंड सॉलिड सरफेस, है ना, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस का, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस का, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस का, करेक्ट। अब आई एम गोइंग टू ड्रॉ टेंजेंट लाइन ऑन द लिक्विड सरफेस फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड क्या है। अब मैं लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर भी मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर भी मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। यस, ये तो प्लेन सरफेस है तो इसी के ऊपर टेंजेंट आएगी भैया। अब आप देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन, है ना, ऑन द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सॉलिड एंड सॉलिड सरफेस, यानी कि लिक्विड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई है और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल है इनसाइड द लिक्विड, इट इज थीटा। दिस इज नॉट थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज नॉट थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम कहेंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस। दिस इज थीटा लेस देन 90 डिग्री, है ना, इट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज यहां पर ये आ रही है कि यहां पर जो है ना, सॉलिड सरफेस विल नॉट गेट वेटेड, सॉलिड सरफेस विल रिमेन ड्राई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, सॉलिड सरफेस विल रिमेन ड्राई। यहां पे वेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज लिक्विड इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। और भैया जब लिक्विड सॉलिड सरफेस से दूर जाना चाहता है तो सॉलिड सरफेस गीला कैसे हो जाएगा, होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब देखिए आगे क्या होने वाला है, ये होगा वेट, ये गीला हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये आपका प्लेन सरफेस है। और पता है क्या है इसकी खास बात, इट विल पार्शियली गेट वेटेड, पार्शियली गीला हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। मर्क्यूरी एंड ग्लास,
अगर हम ग्लास के अंदर मर्क्यूरी भर देंगे तो ये वाला सीन क्रिएट होता है। कांच के बर्तन में आप मर्क्यूरी भर दीजिए, ऐसा होगा, बिल्कुल सूखा रहेगा गिलास, ग्लास बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जब आप मर्क्यूरी भर देंगे ना कांच के बर्तन में, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। ये है वाटर एंड ग्लास, ये है वाटर एंड ग्लास। ग्लास कांच के बर्तन में पानी भरेंगे, कांच के बर्तन में पानी भरेंगे ना, फिर आप जब खाली कर देंगे तो आप देखेंगे तो दीवारें गीली हो जाएगी बर्तन की, बिल्कुल। ओके, ये क्या है, ये है वाटर एंड सिल्वर। हाँ जी, आपके पास अगर चांदी का गिलास हो तो उसमें आप पानी भर करके फिर खाली करके देख लीजिए उसमें, तो पता है क्या होगा, जो चांदी के बर्तन की जो दीवारें होंगी ना, उस पर कहीं कहीं पर ड्रॉप्स चिपकी हुई रह जाएंगी। दैट इज पार्शियली वेटेड, 100% वेट नहीं होता, काफी कुछ सूखा रह जाता है। ग्लास आपका पूरा वेट हो जाता है और ये आपका बिल्कुल भी ड्राई, 100% ड्राई रहता है। तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कंप्लीट हो गई। मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड, है ना। चलिए एक मिनट। अब आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और बताना चाहता हूं सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट के, है ना। जैसे मान लो ये आपका जो है ना एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है। अब मैंने इसके ऊपर एक ड्रॉप गिराई। अब ये जो ड्रॉप गिरेगी ना, इसके कितने तरीके से ये ड्रॉप यहाँ पे गिर सकती है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक ड्रॉप है, मैं ड्रॉप को गिरा रहा हूँ, ये दूसरे लिक्विड की ड्रॉप है, मैं इसको भी गिरा रहा हूँ, ये तीसरे लिक्विड की ड्रॉप है, मैं इसको भी गिरा रहा हूँ। अब तीनों ड्रॉप्स का हालात देखना। मान लो मेरे पास ये ग्लास सरफेस और सिल्वर सरफेस है ना। मान लो यहाँ तक ग्लास है और ये सिल्वर सरफेस है। चलिए इस सिल्वर सरफेस को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, मान लीजिए ये सिल्वर है, करेक्ट। अब ये मर्क्यूरी की ड्रॉप डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। आपको मैं बताऊं कि जब आप ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी की ड्रॉप डालेंगे ना, ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी की ड्रॉप, तो ये ऐसा हाल होगा, देखना क्या जबरदस्त बात होती है। हाँ ये बिल्कुल होता है, आप अगर डालकर देखेंगे तो आपको अमेजिंगली ऐसा ही लगेगा। ये आपकी मर्क्यूरी ड्रॉप है जो कांच के ऊपर डली है। अब आप अगर ये मर्क्यूरी यहाँ अंदर ड्रॉप है तो मर्क्यूरी है इस तरह से। अब आपका कांटेक्ट पॉइंट ये है साहब, सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट पॉइंट। देखो आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन है वो है कि वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ सॉलिड लिक्विड। तो हम यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, करेक्ट। अब एंगल चाहिए सॉलिड एंड टेंजेंट के बीच, एंगल चाहिए सॉलिड एंड टेंजेंट के बीच। तो दिस इज योर रॉन्ग आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। एंड दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये वाला केस पता है कब होगा आपके लाइफ में, जब FC/√2 इज ग्रेटर देन FA, तब ऐसा होगा। अच्छा, अगर ये मान लो कांच की सरफेस है और ये आपने पानी का ड्रॉप डाला है, पानी का बूंद डाला है, तो ये ऐसा सीन बनेगा। हाँ जी, फैल जाएगी पानी की बूंद, पानी की बूंद फैल जाएगी। अब आप देखिए क्या सीन होना है, ये है सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट। तो मैं इस कांटेक्ट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एंड द एंगल इनसाइड द लिक्विड, इसका मतलब आउटसाइड वाला एंगल नहीं, इनसाइड वाला एंगल लेना है, इनसाइड वाला एंगल। दिस इज थीटा, दिस थीटा इज सर्टेनली व्हाट, लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कब होगा, जब FA/√2 इज लेस देन, सॉरी FC/√2 इज लेस देन FA। इसका मतलब एडहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग है। यहां पर ये ड्रॉप ऐसी होती है, बिल्कुल इस तरह की ड्रॉप होती है। और यहां से आप अगर कांटेक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इट इज लाइक दिस। ये बहुत ही जोरदार बात है। और ये FC/√2 इक्वल टू FA होगा। मैं आपको एक बात और बताऊं इसके साथ साथ, जैसे अगर हम कैपिलरी की बातें करें तो देखो मैं तीनों केस जो है ना अलग अलग डिस्कस करता हूँ। कैपिलरी एक्शन, चलो यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मैं 3 टब ले रहा हूँ, ये ग्लास का टब है, ये भी कांच का बना हुआ है, ये चांदी का बना हुआ है ना। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ,
इस कांच के टब में मैं मर्क्यूरी भर रहा हूँ। क्या भर रहा हूँ? मर्क्यूरी। आप समझ गए? मर्क्यूरी भर रहा हूँ तो सरफेस इसी तरह का होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, सरफेस इसी तरह का होगा। ओके, अगर मैं इसमें कांच की मतलब बर्तन में मैं पानी भरूँ तो नेचुरल है कि ये इस तरह का बनेगा। और अगर मैं सिल्वर के बर्तन में, चांदी के बर्तन में पानी भरूँ तो ये ऐसा ही बनेगा। करेक्ट? ओके, अब मैं एक कैपिलरी ट्यूब लेता हूँ। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? बहुत पतली नली लेता हूँ मैं। अब मैं जैसे ही इस नली को इसके अंदर डालता हूँ तो देखिए हमारे सामने क्या सीन है। जैसे ही मैं एक नली लेता हूँ, कांच की नली है, कांच की नली है, और मैं इसके अंदर डालता हूँ तो पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। एफ सी अपॉन रूट टू इज ग्रेटर देन एफ ए है। आप ध्यान दो, जब एफ सी अपॉन रूट टू ग्रेटर देन एफ ए है, इसका मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा कोहेशन है उनमें, और वो कभी भी सॉलिड के पास में जाना नहीं चाहते। तो वो सॉलिड की दीवारों से दूर रहना चाहते हैं जी। क्या रहना चाहते हैं? सॉलिड की दीवारों से दूर रहना चाहते हैं। देखिए सॉलिड की दीवारों से दूर रहना चाहते हैं तो ये लिक्विड नीचे आ जाएगा बिल्कुल। इसे कहते हैं कैपिलरी फॉल। हाँ जी, अपने आप ही आ जाएगा लिक्विड नीचे। ऐसे वाले केस में आपका लिक्विड नीचे आता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है? उसकी टेंडेंसी है सॉलिड से दूर रहने की। तो वो ट्राई करता है कैपिलरी की वॉल से डिस्टेंस मेंटेन करने की, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा तो नीचे आएगा, वो ट्राई तो पूरी करेगा था। तो यानी ऐसा मेनिस्कस बनेगा। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या कहते हैं इसे? कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहते हैं। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, एंड इट इज कॉल्ड एज कैपिलरी फॉल। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कैपिलरी डिप कहते हैं या कैपिलरी फॉल कहते हैं, एक ही बात है, कैपिलरी डिप, राइट? लेकिन हम जब ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ लगाते हैं तो सीन एकदम अलग होता है, क्योंकि एफ सी अपॉन रूट टू इज लेस देन एफ ए। एडहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है। एडहेसिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है तो लिक्विड में ऊपर जाने की टेंडेंसी होती है। तो ये यहाँ चला आता है, ये यहाँ चला आता है, समझ लो? और जब ये यहाँ ऊपर चला जाता है, इसे हम कहते हैं कॉन्केव मेनिस्कस। कॉन्केव मेनिस्कस बनता है। और पता है आपको, ये कॉन्केव मेनिस्कस तो बनता ही बनता है। इसे कहते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज। और यहाँ पर जब हम सेम मटेरियल की ट्यूब डालते हैं, जैसे चांदी है तो आप चांदी की ही ट्यूब डालिए, है ना? हाँ, सिल्वर की ट्यूब डालिए तो ये यहीं रहता है, यहीं रहता है। इसके अंदर एफ सी अपॉन रूट टू इक्वल टू एफ ए होता है, और इसे कहते हैं नो कैपिलरी राइज और फॉल। नो कैपिलरी राइज और फॉल, जो भी है, राइज और फॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कैपिलरी, करेक्ट? अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सेस प्रेशर, है ना? हाँ, तो आप एक्सेस प्रेशर को समझने की कोशिश करो। चलो यही पढ़ा देते हैं, है ना? यही पढ़ा देते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कॉमन बात बता देना चाह रहा हूँ, है ना? हाँ, वो हमेशा हमेशा की बता देता हूँ। मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ प्रेशर ऑन कॉन्केव सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ऐसा ही होता है इस जिंदगी के अंदर। देखो एक बात सुनो, आप अपने घर पर चेयर पर जब बैठते हैं, चेयर पर जब बैठते हैं, तो जब आप चेयर पर बैठते हैं तो क्या होता है? चेयर पर प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है। तो चेयर पर बैठते हैं, चेयर पर प्रेशर लगता है, तो चेयर बैठने के बाद में नीचे की ओर झुकती है, ऊपर की ओर झुकती है, नेचुरल नीचे की तरफ झुकती है। इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड होती है चेयर, चेयर कॉन्केव अपवर्ड होती है ना? तो देखिए मैं आपको एक बात एग्जांपल बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, अब मैं ये मेरे हाथ में है बुक, मैं यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, प्रेशर डालूं, जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर डाला तो क्या हुआ, प्रेशर डाला तो ये यहाँ पे कॉनकेव हो गया ऊपर से। जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, कॉनकेव सरफेस जो होगी उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ही लगेगा सबसे ज्यादा, तो प्रेशर हमेशा कॉनकेव सरफेस का सबसे ज्यादा होगा। अब मैं डेल्टा पी पता है क्या बोलूंगा, एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी, डेल्टा पी यानी कि एक्सेस प्रेशर, ये हमेशा पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स होगा, ये हमेशा 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 ये पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो एक्सेस प्रेशर है ना इरेगुलर सरफेस के लिए, उसको मैं बता दूंगा आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, एक्सेस प्रेशर फॉर इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस जो होती है ना उसके एक्सेस प्रेशर की बात करूंगा मैं, तो मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूं इरेगुलर सरफेस का। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, इरेगुलर सरफेस का एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे बेहतर एग्जांपल आपके घर पे रोज मिलता है, रोज मिलता है, साबुन के झाग या सर्फ के झाग। जैसे आप मान लो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सर्फ डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सर्फ डालिए, ज्यादा मत डालिए, है ना, नहीं तो झाग बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ज्यादा डालने से। हमें तो थोड़ा सर्फ डाल करके और झाग चेक करने हैं, झाग चेक करने, वो झाग जो बनते हैं सर्फ के पानी के, वो झाग इरेगुलर बनते हैं, इरेगुलर बनते हैं। अब वो इरेगुलर सरफेस जो होती है ना वो बड़ी अजीब टाइप की सरफेस होती है। मैं आपको देखो एक पेपर लेकर के बताता हूँ इरेगुलर सरफेस कैसी होती है। देखो ये जैसे मान लो एक पेपर है, अब इस पेपर को अब थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे मोड़ूं, इधर से ऊपर और इधर से नीचे, आप समझिए ऐसा, इसे इरेगुलर सरफेस कहते हैं, है ना। इरेगुलर सरफेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखो ये इस तरह का सरफेस है मान लो, है ना। अब ये दोनों जो है ना एक ही साइड में है, दोनों एक ही साइड में है, तो मैं कहूँगा दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा है। देखिए मैं बताता हूँ, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा, ये रहा, इधर से भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, इधर से भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, तो बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब देखिए दूसरा, अगर मान लो ऐसा हो तो कि ये आपका सीन ऐसा है और ये ऐसा है, अब एक आपका सरफेस इस तरह से जा रहा है और एक आपका सरफेस इस तरह से जा रहा है, मतलब ये कुछ एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर, तो ये अजीब सी तरह का है, तो इसमें कहूंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट है ना। आप समझने की कोशिश करिए, अगर दोनों सरफेस देखिए ये इस तरह से जो हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, लेकिन एक नीचे और एक को हम ऐसे करते हैं, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और जो आप सर्फ की लेयर बनाते हैं ना, वहां पे पानी के अंदर सर्फ डाला फिर आपने हिलाया, वो जो लेयर्स बनती है दोनों तरह की मिक्स बनती है वो, यानी उसका कोई रूल नहीं होता, इरेगुलर होती है वो, है ना। इसमें डेल्टा पी का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, डेल्टा पी जो होगा एक्सेस प्रेशर, ये पता है कैसे होगा, ये होगा टी अपॉन R1 प्लस माइनस टी अपॉन R2, ऐसे आएगा ये, क्योंकि जो लेयर बनेगी उसमें एक एंड पर R1 रेडियस होगी, दूसरे एंड पर R2 होगी, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, सेम नहीं हो सकती। अब देखिए इफ इन द सेम डायरेक्शन, तो देखिए इफ कर्वेचर बी इन द सेम डायरेक्शन, इफ कर्वेचर बी इन द सेम डायरेक्शन, इफ कर्वेचर बी इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में कर्वेचर होता है तो आपको डेल्टा पी ऐसा मिलेगा, डेल्टा पी आएगा टी अपॉन R1 प्लस टी अपॉन R2, ये सेम डायरेक्शन का कर्वेचर होगा, है। इफ कर्वेचर P इन डिफरेंट डायरेक्शन, इफ कर्वेचर B इन
डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अगर कर्वेचर हो तो फिर आपका जो डेल्टा पी आएगा ना, हाँ, वो आएगा टी अपॉन आर वन डिफरेंस टी अपॉन आर, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटाना होगा, ये डेल्टा पी आएगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे अगर मैं ड्रॉप की बात करूँ, वाटर ड्रॉप या किसी भी लिक्विड ड्रॉप की बात करता हूँ, तो देखिए ड्रॉप कैसी होती है, ड्रॉप पूरी तरह से राउंड होती है, पूरी तरह से राउंड होती है। अब देखिए आप इस ड्रॉप को दो एंड से देखिए, है ना। मान लो ये ड्रॉप है, अब ड्रॉप के अंदर क्या होता है, साहब ड्रॉप में तो लिक्विड भरा होता है फुल, ड्रॉप में तो लिक्विड भरा होता है फुल, ठीक है, तो ये ड्रॉप है। अब अगर इस ड्रॉप को मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटूं, है ना, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन अगर मैं काट लूं तो ये सर्कल बन जाता है, आप देखने की कोशिश करना, राइट। अब इसका सेंटर तो एक तरफ ही है ना, यानी कि इधर से भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, इधर से भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, तो बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेंटर, टुवर्ड्स द सेम सेंटर। अब आपका ड्रॉप का जो वो आएगा ना एक्सेस प्रेशर, वो बताएं, ये आएगा डेल्टा पी फॉर द ड्रॉप, टी अपॉन कैपिटल आर प्लस टी अपॉन कैपिटल आर, प्लस टी अपॉन कैपिटल आर। क्यों? ये इसलिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों एंड हो गए, तो 2t अपॉन कैपिटल आर आएगा ड्रॉप के लिए। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा, ये वाला सेम डायरेक्शन वाला, ये आपको जो है ना इसका फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आपका ड्रॉप का ये आया, तो आपके पास में अब ड्रॉप के बाद में एयर बबल, एयर बबल। देखो बेटा एयर बबल की बात ध्यान से सुनो, आप क्या होता है एयर बबल। जैसे मान लो आपने लिक्विड भरा कुछ, और इस लिक्विड में स्ट्रॉ से एक बबल बनाया, स्ट्रॉ डालो, स्ट्रॉ डालते हो जूस वाली नली, इससे आपने बबल बनाया, इसके अंदर एयर बबल है। अब इस एयर बबल में अंदर केवल एयर है, बाहर पानी है, बाहर क्या है, पानी है, अंदर एयर है, बाहर पानी है। अब अगर मैं इसके सेंटर को चेक करूं, तो अगर मैं यहाँ पर फिर से ऐसा ही एक डायमीटर वो बनाऊं, एक सर्कल बनाऊं इसका कट करके, तो ये इसकी जो है ना एक डायरेक्शन में ही आएगी। इसका मतलब इस केस में भी डेल्टा पी आपका जो है वो 2t अपॉन आर ही आएगा, 2t अपॉन आर ही आएगा। एक लास्ट का मतलब जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोप बबल है, सोप बबल, सोप बबल, सोप बबल की बात सुनिए। सोप बबल में पता क्या होता है कि सोप बबल में दो लेयर बन जाती है। कितनी लेयर बन जाती है? दो लेयर। ये आपका बबल है, ये आपका बबल है, बबल है, बबल है, बबल है, बबल है, बबल है। ये आपका बबल के अंदर क्या होता है, अंदर एयर होती है सोप बबल में, बाहर एयर होती है और बीच में बबल होता है, बीच में लिक्विड होता है। यस, सोप बबल की एक खास बात होती है, इनसाइड एयर, आउटसाइड एयर एंड बीच में क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है सोप सॉल्यूशन, करेक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो डेल्टा पी आएगा ना, डेल्टा पी ये इसका ट्वाइस आएगा, इसका ट्वाइस आएगा। ट्वाइस कैसे आएगा कि अब आपके दो सरफेस हो गए, तो जो आपका ड्रॉप वाला आता था उसका डबल आएगा, तो ये सरफेस डबल हो गए, तो 4t अपॉन आर आएगा। ये सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर आएगा आपके पास, राइट। ये सोप बबल वाली बात हो गई। अब अपन जरा मेनिस्कस की बात करें, है ना, तो देखिए मैं इसको एक बार जरा क्लीन कर दूं बोर्ड को। अब देखिए एक्सेस प्रेशर ऑफ मेनिस्कस एंड कैपिलरी लाइन्स, meniscus and capillary rise,
बात है ना, राइज और डिप के लिए सेम फॉर्मूला होता है, चाहे कैपिलरी राइज हो चाहे कैपिलरी डिप हो, फॉर्मूला बदलेगा नहीं, है ना, ये आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक्सेस प्रेशर ऑफ मेनिस्कस एंड कैपिलरी राइज की बात कर रहे हैं हम, कैपिलरी डिप की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये आपका मान लो वो है कोई कंटेनर है, अब हमने इसमें कैपिलरी डाली है, देखिए कैपिलरी में थोड़ा सा जानबूझ के बड़ी बना रहा हूँ। अब इसमें मान लो आपका मेनिस्कस बन गया, लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, तो देखिए लिक्विड ऊपर जा रहा है, तो ये सीन ऐसा बन जाता है, एक मिनट, ये आपका सीन बन जाता है, करेक्ट, ये आपका मेनिस्कस बन गया। अब इस मेनिस्कस को जो है ना मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इधर की साइड, तो ये मेनिस्कस आपका यहाँ पे बनाया मैंने, जान थोड़ा बड़ा बनाया है, राइट। अब अगर मैं इस मेनिस्कस को एक स्फीयर का पार्ट मान लूँ, अगर मैं इस मेनिस्कस को एक स्फीयर का पार्ट मान लूँ, तो देखिए ये मेनिस्कस है ना, ये आपकी ट्यूब यहाँ है, कैपिलरी ट्यूब यहाँ है, ठीक है। अब अगर मैं इस मेनिस्कस को कंप्लीटली चेक करूँ, तो ये पता है क्या है, सच में ये ऐसा है, it is a sphere basically, or you can say that meniscus is part of a sphere, meniscus is part of a sphere, तो ये स्फेरिकल पार्ट है, इस स्फीयर का सेंटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, दैट इज एक्सिस ऑफ द कैपिलरी। हाँ, जैसे ये कैपिलरी है तो कैपिलरी की एक्सिस यहाँ होगी, तो ये जो है ना ये सेंटर यहाँ कहीं आएगा बीच में, मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा बनाया है इसीलिए आपको समझाने के लिए, राइट। ये आपकी एक्सिस ऑफ कैपिलरी है, इसे कहते हैं रेडियस आर ऑफ द कैपिलरी, है ना। दिस इज कैपिटल आर, this is capital R and this is small r, this is small r, right। अब देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, small r is radius of capillary tube, radius of capillary tube, small r is radius of capillary tube, capital R is what, capital R is radius of meniscus, radius of curvature of meniscus, radius of curvature of meniscus, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेनिस्कस। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ ट्यूब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अब आपके एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूंगा, ये आपका अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट, हाँ ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ओके। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो भैया ये एंगल थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये ध्यान रखना, हाँ ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना, तो दैट एंगल विल बी सर्टेनली थीटा। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा, ये एक बात हुई। अब देखिए एक्सेस प्रेशर फॉर द मेनिस्कस की बात कर रहा हूं, एक्सेस प्रेशर for the meniscus, आप समझिए एक्सेस प्रेशर फॉर द मेनिस्कस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो बात बड़ी सिंपल है, क्या है कि ये एक्चुअल में स्फीयर है, मेनिस्कस इज नथिंग बट अ स्फीयर, इट विल बिहेव लाइक ए स्फीयर, और स्फीयर तो आप जानते ही हैं ड्रॉप जैसा ही होता है, इसलिए इसका आंसर ड्रॉप जैसा ही आएगा। तो डेल्टा पी बराबर आपका जो आएगा ये 2t अपॉन कैपिटल R ही आएगा। तो मैं कहूंगा कि इट इज डेल्टा पी, है ना, ये पी सॉरी डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इज 2t अपॉन कैपिटल R इज स्मॉल r अपॉन cos थीटा। अब बात को पकड़ने की कोशिश करिए,
डेल्टा पी है, एक्सेस प्रेशर। हाँ जी, 2T अपॉन कैपिटल आर तो है ही, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2T अपॉन 2T कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर। ये देखिए, ये जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, इसके कारण ये कैपिलरी राइज होता है। तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द कैपिलरी राइज इज एक्सेस प्रेशर। इसको कहते हैं एच रो जी। इसे हम एच रो जी कह सकते हैं, एच रो जी। तो इसका मतलब एच इज कैपिलरी राइज, एच इज कैपिलरी राइज। और जब कैपिलरी राइज है तो मैं एच को क्या बोल दूंगा, एच को मैं बोल दूंगा 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी। ये आपका एच हो गया, 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो जी, आपका एच है ना। अब जब ये आपका एच आ गया है 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, तो आप टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू आ जाएगा एच आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ये आपका सरफेस टेंशन का फाइंड करने का फॉर्मूला है। आप ये जो सरफेस टेंशन है ना, इसको अगर थोड़ा ज्यादा करेक्ट करना चाहते हैं, देखिए इट इज ओनली अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, इट इज नॉट करेक्ट फॉर्मूला। आप अगर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, आपका जो ये मेनिस्कस होता है ना, ये मेनिस्कस बेसिकली थोड़ा सा अप ऐसे उठा हुआ रहता है, तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा उठा हुआ रहता है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं बड़े वाले में डायग्राम बना रहा हूँ, हम एक्चुअल में हाइट तो नीचे वाले से चेक करते हैं, तो ये वाली आपकी ओरिजिनल जो है ना हाइट होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिक्विड यहां भरा रहता है। ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड रहता है ना, इसको अगर हम अकाउंट में लें तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, टी बराबर स्मॉल आर तो है ही, ये एच प्लस आर बाई 3 आ जाता है। बस इतना सा चेंज आ जाता है फॉर्मूले में, रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ये आपका कैपिलरी राइज मेथड से हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिलरी राइज मेथड से सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने ये सरफेस टेंशन कैलकुलेट किया ना, तो पता है क्या होने वाला है, आपको मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है। आप जो है इससे ये तो हो गया, मैं आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी को दिखाता हूँ। देखो आपको दिखा रहा हूँ, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा कैपिटल आर था, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा कैपिटल आर था। देखिए कैपिटल आर इज स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। मैं यहाँ पर ये स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा को कैपिटल आर लिख रहा हूँ, लिख दूँ, लिखता हूँ। देखो तो मैं इस टी को लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप टी को चेक करना, टी इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, इसको मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ। तो दिस 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 इज कैपिटल आर एच रो जी अपॉन 2। तो मैं पता है इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा एच इंटू कैपिटल आर, इट इज इक्वल टू एच इंटू कैपिटल आर, इट इज इक्वल टू 2T अपॉन रो जी। अब देखिए ये टेंशन, आपका जो सरफेस टेंशन है ये कांस्टेंट है, आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है, आपका जी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो मैं कह दूंगा H इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं जूलियंस लॉ। अब ये जूलियंस लॉ की जो है ना, जूलियंस, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जूलियंस लॉ कहते हैं इसको। कहीं कहीं पर इसकी स्पेलिंग JURIN होती है ना, मतलब जूलियंस लॉ भी बोलते हैं इसको, मतलब ये एक ही चीज है। अब ये जूलियंस लॉ बोलते हैं, जूलियंस लॉ बोलते हैं, जेड होता है कहीं पर, यू जे होता है, तो ये कोई खास बात नहीं है ना। ये जैसे है ना, यूएसए वाले जो हैं इसको जूलियन बोलते हैं, और जो ब्रिटेन वाले हैं वो इसको जेड बोलते हैं। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा स्पेलिंग का पंगा है, नाम का, ठीक है ना। जैसे हिंदी वाले तो राम बोलते हैं, इंग्लिश वाले रामा बोलते हैं, तो ये ऐसे ही है थोड़ा सा, एच आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो एच आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डिटेल के अंदर। आप इसको
पकड़े थोड़ी सी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ध्यान दो पूरा बता। तो देखिए H इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, और हमने कहा H स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो H इंटू आर इक्वल टू सी कॉस थीटा, और ये सब कांस्टेंट होगा। देखिए कॉस थीटा भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट उसकी एक प्रॉपर्टी होती है और वो फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है। तो H इंटू आर जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होने से पता है क्या हुआ, H प्रोपोर्शनल टू आर। ये H प्रोपोर्शनल टू जो 1/r जो है ना, इसे जूलियंस लॉ कहते हैं। इसका मतलब अगर पतली ट्यूब है तो H ज्यादा होगा, हाँ जी, पतली ट्यूब में पानी ज्यादा ऊपर चलेगा, और अगर मोटी ट्यूब है तो पानी कम ऊपर चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये जूलियंस लॉ हो गया, ये क्या हो गया, जूलियंस लॉ हो गया। तो हमने अपनी कैपिलरी ट्यूब की बात कर ली बहुत आराम से। अब हम बात करेंगे एक चीज की ओर कि अगर मान लो कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया तो कुछ नहीं होता जी, वो हाइट आपकी कभी नहीं बदलेगी, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल हाइट कभी नहीं बदलेगी। जैसे मान लो ये आपका लिक्विड है, आपने सपोज इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डिप की, डिप करी, अब इसके अंदर मान लो ये लिक्विड सरफेस से जो लिक्विड है वो H हाइट तक चढ़ गया है। कितना चढ़ गया है जी, H हाइट तक चढ़ गया है, चढ़ गया, राइट। अब अगर आपने इसी लिक्विड के अंदर इस ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, अब देखो ये मान लो मैं थोड़ा सा जानबूझ के ऐसे कर देता हूँ, है ना, ये ट्यूब थोड़ी ऊपर से बड़ी है, ऊपर से बड़ी है, राइट। अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ट्यूब को ऐसा कर दिया जी, ऐसा कर दिया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये लो जी, हमने थोड़ा ऊपर तक बढ़ा दिया ट्यूब को, है ना। अब आपका ये पानी इतना ही ऊंचा आएगा चाहे कुछ भी हो जाए साहब, ये वाला H कभी बदलने वाला नहीं है, चाहे मर्जी जो कर लो आप। वर्टिकल लेंथ कभी नहीं बदलेगी, वर्टिकल हाइट कभी नहीं बदलेगी, लेंथ बदल सकती है कैपिलरी की। जैसे कैपिलरी की लेंथ ये है, इट इज लेंथ ऑफ द कैपिलरी हैविंग द लिक्विड इन राइज, तो इट इज कैपिलरी राइज इज L, कैपिलरी राइज इज L बट वर्टिकल राइज इज H। अब अगर आपका ये एंगल अल्फा है, अगर इस एंगल का नाम अल्फा है तो इस एंगल का नाम अल्फा है जी, तो आपका पता है H अपॉन L क्या होगा, cos अल्फा होगा। इसका मतलब आपका L जो है ना वो H अपॉन cos अल्फा आ जाएगा। ये आपका कैपिलरी राइज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपका जो है ना सरफेस टेंशन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन, उसके बाद में दो बबल्स को मैं कंबाइन करूँगा, है ना। चलो यही कर देते हैं, डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक ही बात है, डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए सबसे पहली बात तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन घटेगा, है ना। ठंडे पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम होता है। नंबर 2, अगर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होगी तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज किसको कहते हैं, मैं बताता हूं। जैसे पानी में चीनी मिलाना, तो चीनी सॉल्यूबल होती है। अगर आपने पानी में चीनी मिलाई है तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा पानी का। नमक मिलाओगे तो भी सरफेस टेंशन बढ़ेगा। लेकिन जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज,
इनसॉल्युबल या अनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल और अनसॉल्युबल, अनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अगर आपने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मिलाई है तो आपका सरफेस टेंशन गिरेगा। अनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मिलाई है तो आपका सरफेस टेंशन गिरेगा, फिर आपका सरफेस टेंशन गिर जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, राइट। देखिए अब हम बात करेंगे दो बबल्स का कंबाइन करना, कि हाउ कैन वी कंबाइन द टू बबल्स। देखिए इसके दो तरीके हैं कंबाइन करने के। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं कंबाइन करने के, है ना। दो बबल है, हम एक ही बबल बनाएंगे। तो देखो अपने पास में एक ट्यूब है, मेरे पास एक बहुत पतली ट्यूब है रबर की, ठीक है जी। यहाँ पे किसी तरह मैंने एक बबल अरेंज किया है, छोटा बबल, छोटा बबल अरेंज किया है ना। और मैंने यहाँ से ये एक बड़ा बबल अरेंज किया है, दो अलग अलग रेडियस के बबल अरेंज कर दिए हैं। पहले मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉक लगा करके पैक कर रखा है, इसको, इसकी पैकिंग कर रखी है। अभी मैं ओपन करूंगा पैकिंग इसकी। ये आपका जो बबल है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r1 है, ये जो बबल है इसका रेडियस स्मॉल r2 है। दोनों बबल मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं, बनाए हैं ट्यूब के दोनों एंड्स पर। ट्यूब के बीच का रास्ता मैंने पैक कर रखा है। अब मैं इसको खोलूंगा, देखो खोलने पर क्या होता है। खोलने पर आप बताइए कि एयर फ्लो किधर से किधर होगा, क्योंकि बबल्स के अंदर एयर है, तो एयर विल फ्लो फ्रॉम बिगर बबल टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर। देखिए हमने आपको डेल्टा पी पढ़ाया, डेल्टा पी क्या पढ़ाया हमने आपको, हमने आपको डेल्टा पी पढ़ाया 2t अपॉन r। इसका मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ जी। तो जिसका रेडियस कम है उसका प्रेशर ज्यादा है। अब आप देखिए इसका रेडियस कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा है, उसका रेडियस ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम है। जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर से एयर का फ्लो होगा, इसका मतलब एयर फ्लो इधर से होगा साहब, एयर फ्लो इधर से होगा, एयर फ्लो इधर से, यानी छोटे बबल में से बड़े बबल में एयर जाएगी। जब छोटे बबल में से बड़े बबल में एयर जाएगी तो छोटा बबल और छोटा होता जाएगा, बड़ा बबल और बड़ा होता जाएगा, छोटा बबल और छोटा होता जाएगा, और बड़ा बबल और बड़ा होता जाएगा। और पता है लास्ट में हालात कैसे होंगे, लास्ट के हालात बताता हूं, अंतिम हालात कैसे होंगे, अंतिम हालात कैसे होंगे। रास्ता पूरा खुला है, अंत में ये वाला जो बबल है ना वो ऐसा हो जाएगा, और ये वाला बबल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसका मतलब समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए मैं बताता हूँ, आगे जाकर के प्रेशर इक्वल हो जाएगा दोनों साइड का, इधर का और इधर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं ये तो इतना बड़ा हो गया और ये बेचारा बहुत छोटा सा रह गया, फिर प्रेशर कैसे इक्वल हो गया। देखिए मैं बताता हूँ, इसकी फाइनल रेडियस जो है ना वो मान लीजिए कैपिटल आर हो गई, फाइनल रेडियस कैपिटल आर हो गई। अब ध्यान दीजिए आप, फाइनल रेडियस जब यहाँ कैपिटल आर हो गई तो क्या होने वाला है इसमें, इसमें इसकी जो रेडियस आने वाली है ना ये वाली, ये बड़ी हो जाएगी। ये थोड़ा डायग्राम जो है ना मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। ये पता है क्या है कि ये इसका और इसका स्फीयर सेम बन जाएगा, यानी ये आपका बहुत छोटा सा टुकड़ा बना है। दिस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर एंड अमेजिंगली यू विल फाइंड ऑलवेज इफ यू चेक दिस इन लेबोरेटरी कि इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा बराबर आएगा।
यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने के कारण इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, इसलिए एयर ऐसे फ्लो हो रही है, इसलिए एयर ऐसे फ्लो हो रही है। लेकिन फिर जो है ना जब ये बराबर हो जाता है तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर आएगी, हमेशा हमेशा बराबर। और आपको मैं बताऊं कि ऐसा जब होगा तो हम इसकी फाइनल रेडियस निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन काम में लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखिए सरफेस टेंशन की जो एनर्जी होती है ना वो सरफेस एनर्जी होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होने वाला है इनिशियल सरफेस एनर्जी इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी। देखिए इनिशियल सरफेस एनर्जी मैं बताता हूँ, सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर इनटू 2 क्योंकि बबल है तो दो सरफेस है, प्लस t इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर इंटू 2 क्योंकि बबल है तो दो सरफेस होती है बबल की, एक इंटरनल सरफेस एक एक्सटर्नल सरफेस। बबल की दो सरफेस होती है इसलिए सरफेस एनर्जी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहाँ भी जो है फाइनल बबल है t इंटू 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर, एनर्जी को हमने इसको सरफेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा देखो t सारे कट जाएंगे, 4 पाई सारे कट जाएंगे, 2 सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा? बचेगा ये आपका बचेगा। ये आपका 100 बबल जो है ना हमने कंबाइन कर दिया है, 100 बबल क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है हमने, राइट। अब देखिए आपको एक और तरीके से हम दो बबल्स को कोलाइड कराएंगे, तो कोलिजन ऑफ द टू सॉ बबल्स है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। छोटा बबल है, बड़ा बबल है, डिशुम 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 डिश, टक्कर रही है जी। तो देखिए मैं दो बबल्स को टक्कर करा और देखना आप कैसे कैसे टक्कर हो, है ना? मैंने जगह खाली कर ली है। यस प्लीज। आप देखिए सबसे पहले छोटा बबल देखो, ये एक छोटा बबल है, ये एक बड़ा बबल है, दोनों बबल दूर दूर है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इनको पास में लाई टक्कर कराने के लिए। छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है साहब, छोटे बबल में प्रेशर ज्यादा होता है, बड़े बबल में प्रेशर कम होता है। कम प्रेशर जिसके अंदर है वो कमजोर है, और जिसमें ज्यादा प्रेशर है वो थोड़ा सॉलिड है। सॉलिड है तो टक्कर होगी तो सॉलिड वाला जो है ना, हाँ सोचो छोटे में ज्यादा प्रेशर है तो भैया सॉलिड है, बड़े में कम प्रेशर है तो थोड़ा सा लेथार्जिक है, थोड़ा डल है, मतलब पिलपिला है। अब इसके अंदर जाकर के इसको डिशुम करो, डिशुम, तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाए, ये इसके अंदर घुस जाएगा, हाँ, और फाइनली जो है ना ये इस तरह का सीन बन जाएगा। ये इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा फाइनल वाले सरफेस का। तो पता है फाइनल वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो दोनों टाइप के प्रेशर का डिफरेंस आएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपका R2 है, ये आपका इधर की तरफ R1 था, इधर की तरफ R1 था, लेकिन ये रिजल्टेंट आएगा, ये वाला सरफेस जो है, दिस सरफेस इज द फाइनल सरफेस, इसको मैं रिजल्टेंट कहूंगा। तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2T अपॉन कैपिटल R इज द रिजल्टेंट डिफरेंस, रिजल्टेंट प्रेशर डिफरेंस। 2T अपॉन कैपिटल R इज रिजल्टेंट प्रेशर डिफरेंस, रिजल्टेंट प्रेशर डिफरेंस। अब देखिए मैं अब जब रिजल्टेंट प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे तो पता है क्या होगा कि एक साइड का प्रेशर माइनस दूसरी साइड का प्रेशर, तो बड़ा वाला प्रेशर 2T अपॉन R1 है,
छोटा वाला प्रेशर 2T/R2 है, ये आपका आ गया। अब आप जरा इसको लिखिए, यहाँ पर 2T/R लिखते हैं इसको। अब देखो आप क्या क्या चीजें कट रही हैं, तो टी 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 2T सब कट जाएंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1/R, दैट इज द रिजल्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिजल्टेंट सरफेस। रिजल्टेंट सरफेस, ये आपका रिजल्टेंट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, राइट। और इसके साथ ही आपका सरफेस टेंशन का चैप्टर पूरा हो गया है। सरफेस टेंशन के दोनों जो वीडियो आपके पास आए हैं, इनका आप क्या बनाएं, नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें चैप्टर को, और फिर सारे सवाल सॉल्व कर डालें, पूरे सवाल सॉल्व कर डालें, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ऑसिलेशंस का। ऑसिलेशंस में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर डूइंग दी डाउट्स, ओके।